राम राम सभी दोस्तों को। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और कई भाइयों के कमेंट आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग छोटी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो इमिग्रेशन से रिलेटेड कमेंट आए थे कि इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से क्लियर कैसे होते हैं। और एक आए थे उसके F2 वीज़े से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको इमिग्रेशन वाली थोड़ी सी बातें बताने की कोशिश करूँगा कि इमिग्रेशन USA एयरपोर्ट पे, बड़े एयरपोर्ट पे होता है आकर हमारा अटलांटा। हमारा इमिग्रेशन अटलांटा बोर्ड उस पे हुआ था। हमारा इमिग्रेशन अटलांटा एयरपोर्ट पे हुआ था। हमारी फर्स्ट डे अटलांटा एयरपोर्ट में थी US में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारी फर्स्ट डे अटलांटा उस पर थी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि अगर आपको इंडिया में जो USA एम्बेसी है उसने अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड करा दिया है तो आगे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं भी जब इंडिया से आया था तो मुझे बहुत बातें सुनने को मिली थी कि ये होगा, वहाँ पर ऐसे ऐसे रोकेंगे, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। कुछ नहीं चेक करते हुए सिर्फ आपकी I-20 जो आपके पास होती है और आपका पासपोर्ट, इससे एक्स्ट्रा मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मेरा इमिग्रेशन कब हो गया। क्योंकि बीच बीच में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं इमिग्रेशन में। आपको पता भी नहीं होगा कि ये इमिग्रेशन वाले हैं। आपको ऐसे लगेगी नॉर्मल चेकिंग जैसे नॉर्मल चलती है ना कि। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं मतलब सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँ इंडिया वाले उस पर चेकिंग करते हैं। जो दिल्ली एयरपोर्ट होता है उस पर चेकिंग होती है। वहाँ जो आपकी I-20 है वो तो कंपलसरी होनी चाहिए। उसके बेस पे ना तो आपको दिल्ली भी अलाउ नहीं करेगा आगे जाने के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट भी। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वे होनी चाहिए, दिल्ली एयरपोर्ट भी अलाउड नहीं करेगा। अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट ने अलाउ कर दिया तो आगे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना। दिल्ली एयरपोर्ट का मतलब ये है मेरा कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है जिसके भी थ्रू भी आप मतलब जा रहे हो, तो वहाँ ऐसा इतने बड़ी कोई वो नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वहीं देखते हैं वहीं। कई बंदे सोचते हैं कि कभी मेरे वो जो मैंने फंड शो किया उसके रिगार्डिंग कुछ ना देखने लग जाएं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखते में। अगर ये लगता है कि आपको कि मैं लक्की हूँ, क्या पता मेरा नहीं देखा हो, लेकिन मेरे से पहले भी मेरे 4-5 फ्रेंड आ चुके हैं इमिग्रेशन के थ्रू। वे भी यही बोल रहे हैं कि पता भी नहीं लगा कि कब इमिग्रेशन हो गया। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको इंडिया एम्बेसी ने आपको वीज़ा प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन एक समस्या हो सकती है कि आप अगर उनके शक के दायरे में आ रही हो, आपकी जो हरकतें हैं उल जुलूल है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई टेररिस्ट वाली एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़्यादा आपको फालतू कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। वैसे भी फिर भी वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि सिर्फ इमिग्रेशन वाले को तब पता लगता है जब आप लाइन में होते हो। एक लाइन लगती है, उसमें लाइन में जब आप बड़े एयरपोर्ट पे पहुंचे, जैसे कि मेरे इमिग्रेशन अटलांटा एयरपोर्ट पे हुई थी। जो इमिग्रेशन का मतलब होता है आपके पासपोर्ट में मोहर लगती है एक कि आप कब एंटर हुए हो। अटलांटा पे हुई थी। तो उसमें जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहीं से आपके लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब अंदर की साइड जब आपकी, उसमें क्या होता है जिनके पास USA का पासपोर्ट है उनकी अलग लाइनें लगती है, जो बाहर के पासपोर्ट है उनकी अलग लाइनें लगती है। तो वही इमिग्रेशन होती है। ये नहीं है कि स्टूडेंट वालों की अलग से इमिग्रेशन होगी कि ये जांच होगी वो जांच होगी, कुछ नहीं होता। सिर्फ I-20 देखेंगे आपकी, वो आपकी एक फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उसके बाद सब ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई मतलब इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फालतू की टेंशन लेना बंद करें। क्योंकि इंडिया में बहुत बंदे डराने वाले भी होते हैं कि इमिग्रेशन पे होता है वो होता है। देखो बैड लक तो कहीं पे भी आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि उनकी कंपलसरी है ये डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो देखेंगे, ऐसी चेकिंग होगी वो चेकिंग होगी, कुछ नहीं होती। और दूसरी बात, एक भाई पूछ रहा था कि अनपढ़ भी F2 वीज़ा का लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप अनपढ़ हो, F2 वीज़ा हस्बैंड या वाइफ के लिए अप्लाई होता है। तो F2 वीज़ा डिपेंड करता है F1 वीज़ा पे। अगर आपका F1 वीज़ा स्ट्रॉन्ग है तो आप F2 वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हो। F2 वीज़ा में सिर्फ वो आपको ये देखेगी कि आप अपना इधर आके एक्सपेंस उठाने के लायक हो या नहीं हो।
अनपढ़ इतना देखता नहीं है वो, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है उससे भी। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपकी अच्छी जॉब है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो इंटरव्यू आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं लेते कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू पास नहीं करते हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम जो प्रिपरेशन करके जाते हैं, हाँ उस पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि हमें बोलना तो आना ही चाहिए, लेकिन 70% वो आपकी जो प्रोफाइल जो उनके सामने लैपटॉप जो भी सिस्टम है उस पर खुलेगी, 70% प्रोफाइल उस पर डिपेंड करती है कि आप एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। अगर आपकी प्रोफाइल में दम हुआ, उसमें देख लेंगे कि आपने कितने एक्सपेंस शो कर रखे हैं, आपने क्या क्या शो कर रखा है, कि आप क्या करते हो, वे ऐसे ही चेक कर लेते हैं उसमें, और आपसे भी उसके रिगार्डिंग लगभग क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन तो सिर्फ एक नॉर्मली F2 वालों को तो कुछ नहीं पूछते हैं लगभग। गलतफहमी होती है, मतलब जो बाकी फिर भी किस्मत होती है देखो, लेकिन सारा को डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, जो रियलिटी बात है जो आपने फील अप कर रखी है। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इमिग्रेशन वाले बंदे ऐसी कोई दिक्कत ना ले, ऐसी कुछ नहीं होता इधर इमिग्रेशन में कि आपको ये होगा, आपकी ये चेकिंग होगी, वो चेकिंग होगी। हाँ ये है कि आप कि थोड़ी सी वो जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो होती है, वो आपकी नहीं, वो सभी की होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हो जो आपत्तिजनक चीज़ नहीं ले रहे हो, आप कोई लिक्विड नहीं ले रहे हो, आपका बल्कि मेकअप का सामान भी आगे एंटर नहीं होने देते हैं। वहीं जहाँ पे चेकिंग होती है वहीं पे डस्टबिन होता है, उसमें डलवा देते हैं। ऐसी कोई अगर आपके पास कोई मेटल की चीज़ होती है, मेटल के स्कैनर अलग होते हैं और आपको अलग स्कैनर से निकाला जाता है। आपके पास कोई भी आपत्तिजनक चीज़ या नहीं होनी चाहिए, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं है। हाँ एक दिक्कत होती है कि आपको अगर इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है और आपने 2-3 एयरपोर्ट बीच में चेंज करने हैं, 2-3 एयरपोर्ट, जैसे कि मैं दिल्ली से सबसे पहले पेरिस उतरा था, फ्रांस से फिर उतरा था अटलांटा से फिर आया था डेटन। तो कहने का मतलब यह है कि 2-3 एयरपोर्ट आपने चेंज करने हैं बीच में, बड़े बड़े। पेरिस का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अटलांटा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ पर ये नहीं है कि आपको हिंदी वाले बंदे मिल जाएंगे कि आपको हिंदी में समझाएंगे, आपके लिए ट्रांसलेटर होंगे। वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती भाई। तो आपको उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देखो, मैं इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जब आप पेरिस में क्या था कि जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो हमारा जो नेक्स्ट वो थी तो कम से कम 2.5-3 घंटे बाद थी, तो उसका फ़ायदा हो गया हमें। 2.5-3 घंटे बाद थी तो उसके क्या हुआ कि जब नेक्स्ट फ्लाइट थी हमारी, नेक्स्ट फ्लाइट, तो उसमें हमें टाइम मिल गया बहुत ज़्यादा। तो हमारी हमें जहाँ पे जाना था वो ढूंढने का हमें बहुत टाइम मिल गया, बहुत अच्छा सा। वरना क्योंकि बीच में बहुत सारी चेकिंग होती है, वहाँ उतरोगे आप बहुत चेकिंग होगी बहुत ज़्यादा। इधर चेकिंग उधर चेकिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, कभी आप इमिग्रेशन वाले घबरा जाएगी, मतलब कहने सिक्योरिटी चेकिंग होती है जो हर जगह होती है, और जो कंपलसरी भी है, क्योंकि अब एक सेल्फ सिक्योरिटी होती है, किसी कंट्री की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो वो चेकिंग होती है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि लाइनें लगी होती है, कभी घंटा 1.5 घंटा तो ऐसे लग जाता है उसमें। तो इसलिए 2.5-3 घंटे का हमें बीच में ब्रेक था, मतलब हमारी फ्लाइट में बीच में, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों स्टे हमारी पता नहीं 5-6 घंटे की थी, मेरी याद नहीं है अभी, 4-5 महीने पहले की बात है, 5 पता नहीं कितने घंटे की थी। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा हो गया था। 5-6 घंटे की मतलब सारी स्टे हमारी 5-6 घंटे, 3-3 घंटे की स्टे थी शायद, आई थिंक। तो हमें उसमें ज़्यादा स्टे मिल गई थी। उसमें हमें अपनी फ़्लाइट्स वगैरह बीच में जो चेकिंग वगैरह उसको पास करने में बहुत अच्छा टाइम मिल गया था, क्योंकि आपके जो पासबुक वो होता है ना, कि बोर्डर पास होता है जो आपके हाथ में होता है, उसमें यह नहीं लिखा होता है कि आपकी जो फ़्लाइट है इस काउंटर पे लगेगी जाके, क्योंकि इसमें भी एक तरह से काउंटर से बने होते हैं जहाँ पे फ़्लाइट रन करती है, जहाँ से आप जाओगे। तो उस पर कुछ नहीं लिखा होता ऐसा, तो कि वहाँ जाकर में स्कैन करने पड़ते हैं, खुद ही स्कैन करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वालों से बातें करनी पड़ती है, तो ही उसके पास में आपको बता देंगे कि आपने F2 पे जाना है, F3 पे जाना है, वहाँ पे आपकी फ़्लाइट इनटेक करेगी। अब मतलब जो भी है वे खुद बता देंगे। इसलिए भाई स्टे अगर है आपकी, तो स्टे इतनी मत सोचे कि आप कभी स्टे, हम सोचते हैं कि 1 घंटे की स्टे बहुत है,
अगर आपकी 1 घंटे की स्टे है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत फास्ट। क्योंकि मेरे से फ्रेंड आया था तो उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी इसी चक्कर में, क्योंकि बहुत स्टे उसकी कम थी, 1.5-2 घंटे की स्टे थी, उसमें भी उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। देखो आप सोच सकते हो, क्योंकि बीच में सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़्यादा है। और आपको पता ही है इंडिया से, हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, इंग्लिश हमारी इतनी परफेक्ट नहीं होती। साउथ इंडियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मैं मैनेज कर लेते हैं, इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए दिक्कत होती है, रियलिटी जो बात है। वैसे आपको घूम फिर के एक ही बात कहना चाहूँगा, इमिग्रेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहने का मतलब इमिग्रेशन होती है, उनकी अपनी सिक्योरिटी और अपनी एंट्री करने का तरीका है कि आप उनके कंट्री में एंटर कर चुके हो, उसे इमिग्रेशन कहते हैं, कि आप उनकी कंट्री में एंटर कर चुके हो। इसलिए इमिग्रेशन करते हैं, वे आपके पासपोर्ट में मोहर लगा देते हैं कि आप इस तारीख को एंटर कर गए हैं, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो इस सिस्टम है उसमें उसको एंटर कर लेते हैं कि ये इस कंट्री से आया है और इस समय में हमारी कंट्री में एंटर कर चुका है। उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है भाई। तो इमिग्रेशन वाले ऐसे कुछ नहीं करते कि वो आपके कपड़े निकलवाएंगे, ये निकलवाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ तो कभी ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। उनकी एक अपनी, उनके पास यार इतना समय नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एंटर करते हैं उस समय, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि घबराए मत, इमिग्रेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है आप। और रही बात F2 वीज़ा, जो क्या अनपढ़ भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो बात जानने की, तो अप्लाई कर सकते हो। फाइल उसी हिसाब से स्ट्रोंग अनस्ट्रोंग बनती है भाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है F2 वीज़ा। तो F1 वीज़ा डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे, कि आप क्या स्टडी करते हो, क्या करने जा रहे हो, और एक्सेप्टेंस रेट डिपेंड करता है ना भाई, कि वहाँ पे आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। मेन चीज़ तो वो है। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी। अगर किसी को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो जय श्री राम, जय श्री श्याम, बने रहे चैनल शुभम कंबोज के साथ।